एडमिसिबिलिटी कानून शहादत आर्डर आज हमारा टॉपिक है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये बोर्डम क्रिएट करता है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अगर आप प्रॉपरली तवज्जो से बात को समझेंगे और समझना चाहेंगे तो एट द एंड आप देखेंगे कि आपने ये टॉपिक प्रॉपरली कवर कर लिया है। एक बात तो आपके जहन में ये होनी चाहिए कि रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। These two terms are not coextensive, ना ये सिनोनिमस हैं और ना ही ये इंटरचेंजेबल हैं। रेलेवेंसी जीनस है, ब्रॉडर टर्म है, जिसकी एडमिसिबिलिटी एक स्पीशी है। एक बात तो आपके माइंड में ये होनी चाहिए। दूसरी, बहुत से लोग ये कहते हैं जी ये कैसे बात है कि एक फैक्ट रेलेवेंट है तो वो एडमिसिबल नहीं है। बात ऐसे ठीक है। आप तब तक इस टॉपिक को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये पता ना हो कि कौन कौन सी प्रोविजंस हैं जो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को डील करती हैं। चैप्टर 3 है कानून शहादत आर्डर का, जिसका आर्टिकल 18 ये कहता है कि आप फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के अलावा एविडेंस नहीं दे सकते। और आर्टिकल 18 से आर्टिकल 69 तक इस चैप्टर में जितने फैक्ट्स हैं वो सारे फैक्ट्स क्या हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं और उनकी आप एविडेंस दे सकते हैं। ये हम डिस्कस करते हैं एट लेटर कि क्या हर फैक्ट जो है, जो रेलेवेंट फैक्ट है, क्या वो एडमिसिबल भी है या नहीं है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो रेलेवेंसी क्या हुई। रेलेवेंसी इज बेसिकली अ लीगल स्टैंडर्ड फॉर एडमिटिंग एविडेंस। ये इसकी आसान अल्फाज में डेफिनेशन है। एडमिसिबिलिटी का जो क्वेश्चन है ये कोर्ट डिसाइड करती है अंडर आर्टिकल 131 कानून शहादत आर्डर। और ये जज की डिस्क्रिप्शन है कि वो रेलेवेंसी वाला बैरियर जब एक पार्टी जो है वो अबूर कर लेती है तो उसके बाद एडमिसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और जब तक कोई पार्टी अपनी एविडेंस का रेलेवेंट होना और लेटर ऑन उसका एडमिसिबल होना नहीं बताएगी तो फैक्ट जो है वो जो आपने प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड पढ़ा है आर्टिकल 2 में, वो ये है कि जब तक आप ये दोनों चीज़ें, ये दो बेसिकली टेस्ट हैं कानून शहादत आर्डर के, जिसके गिर्द पूरा कानून शहादत घूमता है और कोर्ट केसेस जो हैं वो डिसाइड करती है। आर्टिकल 18 की अगर आप वर्डिंग देखें तो वो ये कहता है कि किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में आप फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस जो है वो दे सकते हैं। ये आर्टिकल 18 कहता है। तो रेलेवेंसी फिर इन नटशेल हम ये कह सकते हैं 18 से 69 आर्टिकल जो है ये रेलेवेंसी को डील करता है। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो हैं देयर आर सम एक्सेप्शंस, लेकिन ओवरऑल सपोज अगर कहते हैं कि एक्सपर्ट की एविडेंस देनी है तो वो कैसे देनी है, ओरल एविडेंस रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है, प्राइमरी एविडेंस किस तरह होगी, सेकेंडरी एविडेंस किस तरह होगी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, मीन्स हैं, मोड्स हैं। तो एडमिसिबिलिटी डील्स विद द मीन्स एंड मोड्स ऑफ एडमिटिंग एविडेंस। दिस इज व्हाट एडमिसिबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स। अगर आप इसको डिफाइन भी करना चाहें तो ये क्वालिटी है ऑफ बीइंग एक्सेप्टेबल ऑफ एनी फैक्ट इन लॉ। अदालत में एक्सेप्टेबल होने के लिए जो क्वालिटी है वो ये है। ये दो डेफिनेशंस थी सिंपली। अब हम थ्रू इलस्ट्रेशंस इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। मैरिज कम्युनिकेशंस बिटवीन स्पाउसेस
between husband and wife are privileged communications और आपको कंपेल नहीं किया जा सकता, दैट इज़ अ प्रिविलेज। इस प्रिविलेज का जो है वो इस तरह यूज़ होगा कि ये कम्युनिकेशंस रेलेवेंट तो होंगी लेकिन ये एडमिसिबल नहीं होंगी। तो जो एक्सेप्शंस हैं कि हर रेलेवेंट फैक्ट जो है उसकी एविडेंस आएगी, लेकिन हर रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस ये ज़रूरी नहीं है कि दैट शुड बी एडमिसिबल टू। उसकी मिसाल मैंने अपने अभी आपको इन द फॉर्म ऑफ दैट प्रिविलेज मैरिज कम्युनिकेशन दी। तो इसकी सारी एक्सेप्शंस 4 से 14 आर्टिकल कानून शहादत आर्डर का, जिसमें वो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की बात करते हैं, जिसमें वो बिटवीन क्लाइंट एंड काउंसिल की बात करते हैं, जिसमें क्लर्क्स की बात है, जिसमें अफेयर्स ऑफ स्टेट की बात है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो सर्टेन प्रिविलेजेस हैं, ये प्रिविलेजेस जो हैं ये एक्सेप्शंस हैं। ये सारे के सारे प्रिविलेजेस जो हैं ये रेलेवेंट तो हैं लेकिन दोज आर नॉट एडमिसिबल। ये आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। एज फार एज द मैटर ऑफ एडमिसिबिलिटी इज कंसर्न, हर एडमिसिबल फैक्ट जो है वो रेलेवेंट होगा। यूजुअली वर्ड पे गौर करें, हर एडमिसिबल फैक्ट जो है वो यूजुअली रेलेवेंट होगा, लेकिन इसकी भी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन आर्टिकल 151 कानून शहादत आर्डर में है, जिसमें वो ये कहते हैं कि व्हेन क्वेश्चंस आर पुट टू शेक द क्रेडिट एंड इम्पीच द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस। अब वो सारे क्वेश्चंस एडमिसिबल तो होंगे लेकिन वो रेलेवेंट नहीं होंगे। मतलब आपने रेलेवेंट जो फैक्ट होगा वो ज़रूरी नहीं कि एडमिसिबल हो, उसकी भी आपने एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 4 to 14 देख लिया। आपने एडमिसिबल जो फैक्ट है उसकी भी एक्सेप्शन इन द फॉर्म ऑफ दोज क्वेश्चंस विच आर पुट टू इम्पीच द क्रेडिट ऑफ विटनेस, उसकी एक्सेप्शन भी आपने देख ली। तो रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको आर्टिकल 18, आर्टिकल 131 जिसमें वो कोर्ट को एम्पावर कर रहे हैं कि भाई आपने ये क्वेश्चन डिसाइड करना है कि ये एविडेंस एडमिसिबल है या नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली आप ये देखें कि कोर्ट में एक मामला आता है, वो जो मामला है दैट इज फैक्ट इन इश्यू, आप उसको फैक्ट इन इश्यू समझे, उस फाइल को, उस केस को आप फैक्ट इन इश्यू समझे। कोर्ट पूछेगी पार्टी से कि ये जो आप एविडेंस देना चाह रहे हैं, ये पहले तो ये बताएं कि क्या रेलेवेंट है या नहीं है। आप बताएंगे मेरी एविडेंस, मैं ये जो फैक्ट दे रहा हूँ ये आर्टिकल 18 और से 69 के दरमियान फॉल कर रहे हैं। कोर्ट कहेगी ठीक है। अब कोर्ट सेकेंडली आपको ये कहेगी कि भाई आप ये जो फैक्ट्स दे रहे हैं रेलेवेंसी मैंने मान ली, अब आप मुझे बताएं कि आपकी ये कैसे एडमिसिबल है। आप बताएंगे ये जो मोड्स दिए गए हैं कानून शहादत आर्डर में, इन दैट सेंस ये एडमिसिबल है। कोर्ट कहेगी ठीक है, मैं एडमिट करती हूँ। इसके बाद एक और स्टेज भी आती है कि क्या कोर्ट एडमिट कर लेती है उस एविडेंस को, तो फिर कोर्ट आपसे ये पूछेगी कि एडमिसिबल भी हो गया, आप ये बताएं कि आपका केस किस तरह आप जो है वो सक्सेस ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट एविडेंस। अगर तो वो एडमिसिबल एविडेंस को कोर्ट अगर फैसला उसके हक में करती है तो दैट विल बी प्रूव्ड, अगर नहीं करती तो दैट विल बी डिसप्रूव्ड। दैट वाज ओवरऑल व्यू ऑफ आर्टिकल 18
आर्टिकल 131 विच इज़ पावर ऑफ कोर्ट टू डिसाइड द एडमिसिबिलिटी, और हमने एक्सेप्शंस भी देखी। अब इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हम इसको लेके चलते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आप इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, दीज टू टर्म्स आर नॉट को एक्सटेंसिव नॉर सिनोनिमस नॉर इंटरचेंजेबल, both are different things, both have their unique domains. A fact may be relevant yet not admissible due to public policy or some other ground. ये वही बात है जो आर्टिकल 4 से 14 कह रहा है। On the basis of public policy, on the basis of family affairs या किसी और ग्राउंड पे आप इन रेलेवेंट फैक्ट्स की, बेशक ये रेलेवेंट है क्योंकि आर्टिकल 18 मांगता ही रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस है, लेकिन आपको इसकी इजाज़त नहीं है। दीज आर द एक्सेप्शंस। नीचे मैंने एग्जांपल कोट किया है, कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। रेलेवेंसी इज जीनस। जीनस मीन्स दैट इज अ ब्रॉडर टर्म, ए क्लास जो बड़ी चीज़ है, जिसका डोमेन बड़ा है। एडमिसिबिलिटी इज ए स्पीशी, दैट इज ए काइंड ऑफ रेलिवेंसी विच इज जीनस एंड ब्रॉडर इन डोमेन। आप अपने एग्जाम में ये लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, ड्यूटी ऑफ कोर्ट अबाउट रेलिवेंसी। कोर्ट ने जब रेलेवेंसी के बारे में देखना है तो क्या ड्यूटी होगी? ये ड्यूटी उस पर आर्टिकल 18 जो है वो कास्ट कर रहा है, दैट इज़ इम्प्लाइड इन अ सेंस, जिसमें आर्टिकल 18 ये कहता है कि आप फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस दे सकते हैं। इट इज़ ड्यूटी ऑफ कोर्ट टू एंश्योर दैट फैक्ट्स ऑन विच पार्टी सीक्स टू गिव एविडेंस इज रेलेवेंट। That implied duty is in accordance with Article 18 and Article 131 QSO। ये तो रेलेवेंसी के हवाले से ड्यूटी हो गई। अब ड्यूटी ऑफ कोर्ट अबाउट एडमिसिबिलिटी, हम आर्टिकल 131 को देख लेते हैं। When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence. This is admissibility, which is discussed in Article 131 कानून शहादत आर्डर। अब आर्टिकल 131 कानून शहादत आर्डर imposes a duty on court to disallow or allow relevant facts. The same is called admissibility। अगर आप in that way भी इसको define कर सकते हैं। कौन सी कंसर्न्ड प्रोविजंस हैं जो रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी को डील करती हैं? सबसे पहले आर्टिकल 18 से आर्टिकल 69 जो चैप्टर 3 है रेलेवेंसी का, कि जो फैक्ट्स इन दोनों 18 से 69 इंक्लूसिव ऑफ बोथ दीज आर्टिकल्स होगा, उसी की आप एविडेंस दे पाएंगे। आर्टिकल 131 जो एडमिसिबिलिटी की बात कर रहा है, आर्टिकल 151 दैट इज एक्सेप्शन इस बात की जब हम ये कहते हैं कि हर एडमिसिबल फैक्ट जो है वो रेलेवेंट होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर रेलेवेंट फैक्ट जो है एडमिसिबल हो। इन दोनों की एक्सेप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्टिकल 161 प्रोविजो 1 जो हमने इन डिटेल पढ़ा था कि कोर्ट की पावर कि जब वो इररेलेवेंट क्वेश्चन भी पुट कर सकती है, रेलेवेंट क्वेश्चन भी पुट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसकी फर्स्ट प्रोवाइजो ये कहती है लेकिन जजमेंट उन इररेलेवेंट फैक्ट्स पे जो बेशक कोर्ट पूछ ले, फैसला उस पर नहीं दे सकती। फैसला रेलेवेंट और एडमिसिबल
जो एविडेंस है ऑन दैट बेसिस पे ही होगा जब वो प्रूव्ड इन कोर्ट हो जाएगी। आर्टिकल 4 से 14 वो जो एक्सेप्शंस हमने पढ़ी, वो जो प्रिविलेजेस हैं, और इसमें एक बहुत फेमस इंडियन केस है, आप इसको पेपर में लिख के आइएगा, राम बिहारी यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1998 सुप्रीम कोर्ट। इट स्पीक्स अबाउट the relevancy and admissibility. It has also differentiated that the relevancy and admissibility are not interchangeable, nor they are synonymous, and nor they are coextensive. That is a very good judgment about the topic जो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी और अपने आप एग्जाम में लिख के आइएगा। नेक्स्ट जो हमारा बुलेट होगा वो होगा ऑल एडमिसिबल फैक्ट्स आर रेलेवेंट यूजुअली। ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, नाउ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ दैट क्वेश्चन। अगर आपको एग्जामिनर रेलेवेंसी एडमिसिबिलिटी के हवाले से कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो ये जो हमारी रिटर्न असाइनमेंट है, ये जो हमने क्वेश्चन तैयार किया है, अगर आपको 3-4 डिफरेंट वेज से वो क्वेश्चन पूछ सकता है, यू कैन अटेम्प्ट इट। ऑल एडमिसिबल फैक्ट्स आर रेलेवेंट यूजुअली, उसकी एक्सेप्शन हमने 151 देख ली, जिसमें इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस की बात करता है कि वो जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं वो जो है वो एडमिसिबल तो होंगे लेकिन वो रेलेवेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट, ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स आर नॉट एडमिसिबल। आप लिखाइएगा 4 से 14 जितने प्रिविलेजेस हैं ये सारी एक्सेप्शंस हैं, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी आर 2 टेस्ट्स फॉर पार्टी। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि ये टेस्ट पास होंगे तो फिर वो उसकी विन विन रेशियो बनेगी उस केस में। रिलायबिलिटी, समटाइम्स एग्जामिनर आस्क यू अबाउट रिलायबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स, सिंस all these terms are interrelated in a sense in the form of evidence कि रिलायबिलिटी ये है कि जब कोर्ट आपकी एविडेंस के प्रूव होने के बाद ये कहेगी कि मैं इसको मान लेती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड रिलायबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रस्टवर्दीनेस। लेकिन अगर कोर्ट एडमिसिबल होने के बाद भी उस एविडेंस को डिसप्रूव्ड कर देती है तो फिर दैट विल नॉट बी रिलायबल एविडेंस, क्योंकि कोर्ट उस पर रिलाय करके फैसला नहीं कर रही। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि डिस्टिंक्शन क्या है इन द फॉर्म ऑफ दैट चार्ट, ये कुछ फ़र्क हैं जो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिए हैं, तो आपको अगर सिंपल वे में ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 टर्म्स, तो आप क्या लिखेंगे? पहला फ़र्क तो आपको डेफिनेशन की फॉर्म में आएगा। रेलेवेंसी की डेफिनेशन डिफरेंट है और एडमिसिबिलिटी की डेफिनेशन डिफरेंट है। 2 डेफिनेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, एक और डिस्कस कर लेते हैं। रेलेवेंसी क्या होगी? क्वालिटी ऑफ एविडेंस दैट मेक्स अ फैक्ट इन इशू मोर और लेस प्रोबेबल देन इट वुड बी विदाउट दैट एविडेंस। ये डेफिनेशन रेलेवेंसी की इन लेंथ होगी। और एडमिसिबिलिटी की डेफिनेशन, ये फ़र्क है प्रोसीजर ऑफ प्रूविंग रेलेवेंस। वो जो हमने कहा कि 18 से 69 रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, उसमें जो जो फॉल करेगा उसी की एविडेंस सूट्स में, प्रोसीडिंग्स में, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, उस जो आपकी लीगल बैटल है उसमें आप देंगे। लेकिन जो मीन्स हैं, जो मोड्स हैं, उस रेलेवेंट फैक्ट को एडमिट करने के लिए दोज मोड्स आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिसिबिलिटी। दूसरा फ़र्क यहाँ पहला लिखा है लेकिन ये दूसरा होगा, फैक्ट्स विच आर रेलेवेंट आर नॉट नेसेसरीली एडमिसिबल, डिस्कस कर लिया। दूसरी तरफ आर नेसेसरीली एडमिसिबल, उसकी एक सिर्फ एक्सेप्शन है जो हमने पढ़ ली है। रेलेवेंसी इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड लॉजिक, इसकी बुनियाद प्रोबेबिलिटी और लॉजिक पे है, लेकिन एडमिसिबिलिटी की बुनियाद स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ लॉ जो हैं, जो कानून शहादत आर्डर में दिए गए हैं, उसकी बुनियाद वहाँ है। 18 से 69
रेलिवेंसी को डील करता है, नॉट डिस्क्राइब्ड इन, ये 1869 में 18 से 69 में एडमिसिबिलिटी नहीं है, रादर ऑलमोस्ट इन रेस्ट ऑफ द कानून शहादत आर्डर। रेलिवेंसी रूल्स डिस्क्राइब व्हाट इज रेलेवेंट टू बी प्रूव्ड, लेकिन ऑन द अदर हैंड एडमिसिबिलिटी रूल क्या कहता है? एडमिसिबिलिटी रूल मीन्स कोर्ट कैन परमिट एविडेंस टू बी गिवन ऑफ relevant fact only. So that was all about relevancy and admissibility concept.